लक्ष्य स्वयं ही संकल्पों से पास चले हैं आते, दृढ़ निश्चय वालों को पथ के मोड़ नहीं भटकाते। संकल्पी जन गिर गिर कर भी उठ उठ कर चल देते, मंजिल पाने से पहले वे सांस नहीं है लेते। वैसे तो हर जन के दृग में कल के सपने पलते, लेकिन जो होते संकल्पी मात्र उन्हीं के फलते। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे और हमारा अध्ययन चल रहा है दोस्तों NCERT की किताबों में से कक्षा 6 हम पहले ही पूर्ण कर चुके हैं और कक्षा 7 भूगोल के पाठ संख्या 1 और 2 का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज पाठ संख्या 3 का हम अध्ययन करेंगे और जो मेरे द्वारा NCERT के नोट्स बनाए गए हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप या तो कॉपी और पेन या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बाद में कॉपी पर नोट्स बनाते रहिएगा। हमारा पर्यावरण कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक और दोस्तों जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो पूर्णतया NCERT की किताबों के ऊपर बेस्ड हैं दोस्तों। NCERT किताबों में से महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने संकलित कर लिया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पाठ संख्या 3 हमारी बदलती पृथ्वी, कक्षा 7 भूगोल के लिए। देखिए स्थल मंडलीय प्लेट क्या होती है। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए भूकंप एक अंतर्जनित बल है, ज्वालामुखी, भूस्खलन ये भी अंतर्जनित बल हैं। ये देखिए, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, जैसे कि हिमनद, समुद्री तरंग, पवन, नदी, निक्षेपण, अपरदन, ये सभी जो हैं वो बहिर्जनिक बल हैं। ये दोनों जो बिंदु है दोस्तों, अंतर्जनित बल और बहिर्जनिक बल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। और ज्वालामुखी उद्गार होता है दोस्तों ऐसे, यहां पर धूल लावा निकलते रहते हैं और धूल लावा आदि पदार्थों से अनेक तरह की चट्टानों का भी निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप देखिए क्या होता है। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों के प्रकार कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3 प्रकार हैं। कौन सी? पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। पी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं और एल तरंग को पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। आगे देखिए, भूकंप को रिएक्टर स्केल में मापा जाता है और जिसमें मापा जाता है वह यंत्र क्या है? भूकंप लेखी। और ये भूकंप लेखी का जो तथ्य है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। दक्षिण अमेरिका में एंजल जलप्रपात है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है, और यहाँ से ये नदी नीचे गिर रही है, इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। तो ये है एंजल जलप्रपात। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। इसकी स्थिति ध्यान में रखनी है दोस्तों कि नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। यह है नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफ्रीका में जाम्बिया जलप्रपात एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। यह है जाम्बिया जलप्रपात। बहुत ही विहंगमय दृश्य होता है जलप्रपात का, और एक पर्यटक स्थल भी जलप्रपात होते हैं। नदी मैदानों में मोड़दार मार्ग पर बहती है। इन्हीं मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक नदी बह रही है और कोई मोड़ आ गया और ये मुड़ गई, फिर आगे मोड़ आ गया, फिर ये मुड़ गई, फिर आगे मोड़ आ गया, ये फिर घूम गई। तो ये जो विसर्प की आकृति बनती है, इन्हीं मोड़ों को क्या कहते हैं? हम विसर्प कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? समुद्र भृगु। अब समुद्र भृगु कैसे होते हैं? चलिए समुद्री भृगु को दिखाते हैं। ये देखिए समुद्री भृगु, ये यहां पर समुद्र है और समुद्र की लहरें इन चट्टानों से टकराती रहती हैं और टकराने के कारण ही ये घिस जाती हैं और इनका अपर्दन होकर नीचे ये टूटती रहती हैं और एक आकृति का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? समुद्री भृगु कहते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, रेगिस्तान में छत्रक यानी छतरी के आकार के शैल देखे जा सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। दिखने में कैसे होते हैं सर? छतरी के आकार के ये होते हैं, और छतरी नाम से ही इनका जो नाम है वो क्या पड़ा है? छत्रक शैल पड़ा है। ये ज़्यादातर रेगिस्तान में होते हैं और ये पवन निर्मित स्थलाकृति है दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? छत्रक शैल कहलाते हैं ये। तो ये क्या है? छत्रक शैल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं, और लोएस के बड़े बड़े मैदान चाइना में देखे जा सकते हैं। लोएस दिखने में कैसे होते हैं? चलिए ये देखिए, ये हैं लोएस के मैदान। आगे देखिए, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, राइट डाउन कीजिए। और चाप झील नदी घाटियों में पाई जाती है। जो मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं उनमें केवल और केवल महत्वपूर्ण तथ्य ही मैंने संकलित किए हैं दोस्तों। मैं आपको संपूर्ण एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ ये करवा रहा हूं, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये रीट, एचएसएससी, सीटेट,
हर टीचिंग लाइन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहिए और कठिन परिश्रम करते रहिए। यदि आप दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन आपको आपकी मंजिल सामने मिलेगी। मत करना मन विचलित अपना, देर अगर जो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है जग में जो न तुमसे हो पाए। ज्ञान अगर हो लक्ष्य का, अपने दृढ़ संकल्प का भान रहे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी, तुम खड़े जो सीना तान रहे। जल्द ही एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।